अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपकी इंस्ट्रक्टर महविश इमरान और आज मैं जो टॉपिक आपके साथ डिस्कस करूँगी वो है व्हाट एवरीवन शुड नो अबाउट रीडिंग कम्प्रीहेंशन स्ट्रेटजीज़। हम यहाँ पर रीडिंग कम्प्रीहेंशन स्ट्रेटजीज़ की इम्पोर्टेंस के बारे में बात करेंगे, इसके अलावा डिफरेंट इंडिकेटर्स के बारे में बात करेंगे और इसके अलावा कुछ स्ट्रेटजीज़ जो हैं जो कि मेन वन है, ठीक है, वो भी डिस्कस करेंगे। तो रीडिंग कम्प्रीहेंशन स्ट्रेटजीज़ को आप देख सकते हैं कि मैंने कंसाइज किया है RCS के तौर पे। सो नाउ लेट्स टेक स्टार्ट। Research shows that reading comprehension strategies can and should be taught from the primary grades through high school. It has been seen कि हमारे जो students हैं, ठीक है, उन्हें strategies स्पेशली रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, ठीक है, इनके बारे में थोड़ा बहुत नो हाउ तो है, लेकिन जब हम उसको प्रोफेशनल लेवल पर देखते हैं तो वी कैन सी कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें रीडिंग कम्प्रीहेंशन स्ट्रेटजीज़ को नहीं सिखाया जाता, ठीक है। और उसका नतीजा क्या निकलता है कि जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं और अपर ग्रेड्स में आते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि जो कुछ लिखा गया है टेक्स्ट में एक्चुअली वो क्या उसमें मैसेज एनकोडेड है, ठीक है, और वो एक्चुअल मीनिंग तक पहुंचने में नाकाम रहते हैं। तो इसलिए इट इज़ सेड दैट कि जो रीडिंग कम्प्रीहेंशन स्ट्रेटजीज़ हैं, ठीक है, जो कि हमारी अंडरस्टैंडिंग को बेटर बनाती हैं, उनके बारे में जो है वो स्टूडेंट्स को शुरू के ही प्राइमरी ग्रेड्स में ही जो है वो उनको उनके बारे में बताना चाहिए। रिसर्च ऑल्सो शोज़ दैट दिस इंस्ट्रक्शन इज़ नॉट टेकिंग प्लेस इन मैनी क्लासरूम्स। यही बात मैंने अभी ऑलरेडी पहले ही बयान कर दी है कि हम ये देखते हैं कि रीडिंग कम्प्रीहेंशन स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो नहीं सिखाई जाती और ना ही उनके बारे में बताया जाता है हमारे स्टूडेंट्स को। और इसका नतीजा क्या है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो इतने ज़्यादा अच्छे रीडर नहीं होते, ठीक है। वो कोई एक टेक्स्ट अगर रीड करते हैं तो वो फर्स्ट अटैम्प्ट में जो है वो उसके मैसेज तक नहीं पहुंच पाते। तो उन्हें क्या करना पड़ता है, उनको रीडिंग करनी पड़ती है, उनको 2 से 3 दफ़ा जो है वो रिवाइज़ करना पड़ता है और फिर जाके वो कहीं उस मैसेज को समझने के काबिल होते हैं। So I have taken this definition from Goldfield Press 1998 और I have given you here the source of this definition. So रीडिंग कम्प्रीहेंशन स्ट्रेटजीज़ की हम बात करें तो एक्टिवेटिंग और बिल्डिंग बैकग्राउंड नॉलेज, इसमें क्या होता है, कौन से ऐसे एलिमेंट्स जो हैं वो इंक्लूडेड हैं, ठीक है। इसमें आपका जो बैकग्राउंड नॉलेज है, ठीक है, उसको एक्टिवेट करने की ज़रूरत होती है यूजिंग सेंसरी इमेजेस, ठीक है। इसमें आप सेंसरी इमेजेस भी यूज़ कर सकते हैं ताकि अगर आप कोई चीज़ टेक्स्ट में लिख रहे हैं, ठीक है, वो थोड़ी डिफ़िकल्ट है तो विद द हेल्प ऑफ विजुअल एड्स जो है वो उसको एक्सप्लेन करना ज़्यादा ईजी हो जाए। क्वेश्चनिंग, ठीक है, आप क्वेश्चन पुट कर सकते हैं कि एक्चुअली कहा क्या गया है, ठीक है, या एक वर्ड ले लें उससे उसके मुतालिक एक क्वेश्चन बना लें, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, ठीक है, और फिर आप उसको रीड आउट करें और फिर उसके बाद आप उसके बारे में प्रेडिक्शंस करें कि एक्चुअली कहा क्या गया है। मेकिंग प्रेडिक्शंस एंड इन्फ्रेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चनिंग, ठीक है, और रीडिंग, ठीक है, आप क्या करते हैं, प्रेडिक्शंस करते हैं, ठीक है, कि बाद दफ़ा इस तरह भी होता है कि एक वर्ड जो होता है वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है, और आप उसकी पूरी एक लाइन पढ़ते हैं उस सेंटेंस की और फिर कहीं जाकर आप उसको इन्फर करते हैं इन दैट पर्टिकुलर सेंटेंस। डिटर्मिनिंग इम्पॉर्टेंस, ठीक है, आप इम्पॉर्टेंस को डिटर्मिन कर लें, ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट वन है। मॉनिटरिंग एंड रीगेनिंग कम्प्रीहेंशन, ठीक है, मॉनिटर करें अपनी कम्प्रीहेंशन को, अपनी रीडिंग कम्प्रीहेंशन को, ठीक है, कि कितने टाइम में आपने इसको पढ़ना है, कितनी देर तक आपने इसको पढ़ना है, एंड सिंथेसाइजिंग, और उसके साथ जो है वो आइडियाज़ को आप सिंथेसाइज भी करते जाएं। अगर आपने एक सेंटेंस पढ़ लिया है और अगर आप नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, तो आप इनके दरमियान में सिंथेसिस कायम करें, ट्राई टू मेक लिंक बिटवीन दीज टू सेंटेंसेस। ये नहीं होगा कि आपने एक सेंटेंस पढ़ लिया और आप ये सोच लें कि ठीक है दिस इज अ सेपरेट सेंटेंस। टेक्स्ट इज़ एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ वन आइडिया, ठीक है, जो एक टेक्स्ट होता है, ठीक है, उसमें एक मेन आइडिया चलता आ रहा होता है, दे आर डिफरेंट पैसेजेस और वी कैन से पैराग्राफ्स होते हैं, ठीक है, और उन पैराग्राफ में मोस्टली क्या होता है, एक पैराग्राफ एक आइडिया को ही कवर करता है। सो यू शुड थिंक अबाउट द सिंथेसिस ऑल्सो। Procedure for teaching reading comprehension strategies. Direct instructions begin with educators modeling one strategy at a time for whole group instruction.
अब अगर हम टीचिंग की बात करें कि आपने कंप्रीहेंशन स्ट्रेटजीज़ को जो कि रेलिवेंट है रीडिंग से, ठीक है, उसको कैसे सिखाना है, तो आप सबसे पहले क्या है कि डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, इंस्ट्रक्शन दें, ठीक है, और एजुकेटर्स मॉडलिंग वन स्ट्रेटजी एट टाइम, एक स्ट्रेटजी एक ही टाइम में बताएं, ठीक है। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप बता रहे हैं कि आपने डिफ़िकल्ट वर्ड को जो है वो कैसे एक सेंटेंस में इन्फर करना है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दैट सेंटेंस हाउ यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड, तो आप क्या करेंगे, यही एक डिफरेंट एक स्ट्रेटजी जो है, ठीक है, वो एक ही टाइम में आप उसके बारे में बात करेंगे। Educators use think aloud to describe why, when and how they are using the strategy to make meaning, ठीक है। फिर एजुकेटर्स को आप जो आपके जो लर्नर्स हैं आप उन्हें मौका दें कि वो ये बताएं कि वो क्यों, कहाँ और कैसे जो हैं वो इस स्ट्रेटजी को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और कैसे वो मीनिंग उसमें से निकाल रहे हैं। एजुकेटर्स गाइड होल ग्रुप इन प्रैक्टिसिंग द स्ट्रेटजी, ठीक है। आप डिफरेंट ग्रुप्स में एक लीडर बना दें, ठीक है, एक लीडर एक ग्रुप के लिए एलोकेट कर दें, उसके बाद क्या होगा कि वो जब उस स्ट्रेटजी की प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो वो उनको हेल्प आउट करेगा। एजुकेटर्स गाइड स्मॉल ग्रुप्स, पार्टनर्स और इंडिविजुअल रीडर्स इन अप्लाइंग द स्ट्रेटजी। यही बात मैंने अभी कही कि जो ग्रुप लीडर होगा या जो एजुकेटर होगा वो स्मॉल ग्रुप्स को, जो उसके पार्टनर हैं या उसके इंडिविजुअल रीडर्स हैं, ठीक है, वो उनको गाइड करेगा कि कैसे उसने जो है वो इन स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करना है। रीडर्स रिफ्लेक्ट ऑन द बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस ऑफ यूजिंग द स्ट्रेटजी, ठीक है, जब रीडर खुद उस स्ट्रेटजी को अप्लाई करेगा, ठीक है, तो वो डिफ़िकल्टी भी देख लेगा, उसके बेनिफिट्स भी देख लेगा, ठीक है। तो गिव अ चांस टू योर रीडर्स कि वो खुद उसको अप्लाई करें और उसके बाद वो उसके इन्स और आउट्स और वी कैन से दैट प्लस एंड माइनस के बारे में बात करें। फेज आउट एजुकेटर डायरेक्शन अंटिल रीडर्स अप्लाई स्ट्रेटजीज इंडिपेंडेंटली, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने स्टूडेंट को कोई एक स्ट्रेटजी सिखाने जा रहे हैं तो उसको प्रॉपरली गाइड भी करें। इस तरह नहीं होगा कि आपने एक दफ़ा बता दिया क्लासरूम में और उसके बाद फिर अपने स्टूडेंट्स को कह दिया कि ठीक है नाउ यू हैव द लिबर्टी टू थिंक इन एनी मैनर, ठीक है, लेकिन आपने अब क्या करना है कि आपने उनको मुसलसल गाइड भी करना है यहाँ तक कि वो उस स्ट्रेटजी को बिल्कुल सीख जाएँ और उसके बाद जो है वो क्या करेंगे, उसको यूज़ करने के भी काबिल हो जाएँ। So until then you have to direct them, you have to guide them. रीडिंग कम्प्रीहेंशन स्ट्रेटजी की बात करेंगे, एक्टिवेटिंग एंड बिल्डिंग बैकग्राउंड नॉलेज, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हेयर और द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज़ हेयर दैट एक्टिवेटिंग एंड बिल्डिंग बैकग्राउंड नॉलेज, ठीक है। आपने सबसे पहले क्या करना है, अगर आपने रीडिंग कम्प्रीहेंशन स्ट्रेटजी सिखानी है तो आपने सबसे पहले उनके बैकग्राउंड पर वर्क करना है, ठीक है, उनकी नॉलेज पर वर्क करना है। टेक्स्ट टू सेल्फ, ठीक है, टेक्स्ट टू टेक्स्ट एंड टेक्स्ट टू वर्ल्ड कनेक्शन। सबसे पहले टेक्स्ट टू सेल्फ कि आप उस टेक्स्ट को अपने साथ कैसे रिलेट करते हो, ठीक है, यानी कि आप अगर एक टेक्स्ट को पढ़ते हो तो आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। टेक्स्ट टू टेक्स्ट, ठीक है, एक टेक्स्ट है उसमें डिफरेंट टेक्स्ट डाले गए हैं, ठीक है, तो आप उनको कैसे अंडरस्टैंड कर रहे हो। एंड टेक्स्ट टू वर्ल्ड कनेक्शन, और एक टेक्स्ट अगर लिखा गया है तो उसकी रियलिटी कितनी है रियल वर्ल्ड में, ठीक है, उसका कनेक्शन क्या है, ये आप कैसे करेंगे, ये आप जो है वो उनकी नॉलेज बिल्डिंग करेंगे, ठीक है। आप जब रीड आउट करवाएंगे तो आप उन्हें डिफरेंट स्ट्रेटजीज देंगे जिसमें आप पहले कहेंगे कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस टेक्स्ट एंड हैव यू फाउंड अदर टेक्स्ट, ठीक है, रेलिवेंट टू द दिस टेक्स्ट, एंड देन यू विल टॉक अबाउट टेक्स्ट टू वर्ल्ड कनेक्शन, दैट व्हाट टाइप ऑफ कनेक्शन इट हैज़, इट इज़ अ क्रिटिसिज्म, इट इज़ अ पॉजिटिव टाइप ऑफ टेक्स्ट, इट इज़ एसे, और व्हाट इज़ दिस। एक्टिवेटिंग एंड बिल्डिंग बैकग्राउंड नॉलेज इंडिकेटर्स, ठीक है। अब इंडिकेटर्स कौन कौन से हो सकते हैं, यूज़ प्रायर एंड बैकग्राउंड नॉलेज एज कॉन्टेक्स्ट फॉर न्यू लर्निंग, ठीक है। आप क्या करेंगे, कोई ऐसी न्यू इन्फॉर्मेशन जैसे कोई न्यू वर्ड होता है, कोई भी ऐसी चीज़ होती है, आप स्टूडेंट को ये मौका दें कि वो जो उनके पास ऑलरेडी उनकी बैकग्राउंड नॉलेज है या जो उनके माइंड में वोकैबुलरी है रेलिवेंट टू दैट थिंग, ठीक है, एज अ कॉन्टेक्स्ट हम बात करते हैं तो वो उसको कैसे लेंगे, वो उस न्यू वर्ड को कैसे लेंगे। कनेक्ट आइडियाज़ टू ओन इंटरेस्ट एंड प्रीवियस नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, ठीक है, हम कहेंगे जो अभी आपके सामने कुछ आइडियाज़ लिखे गए हैं, ठीक है, उनको क्या करें आपके अपनी प्रीवियस नॉलेज में और एक्सपीरियंस के थ्रू एलैबोरेट करें, ठीक है। रिकॉग्नाइज व्हेन, व्हाई एंड हाउ टू फोकस एफर्ट्स इन पर्सनल लर्निंग। और ये भी देखें इसके साथ कि अगर कोई ऐसा पैसेज दे दिया गया है, आपको ऐसा पैराग्राफ दे दिया गया है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि जो कि डिफ़िकल्ट है तो आप उसको क्या करेंगे, व्हेन, वाई एंड हाउ टू फोकस एफर्ट्स इन पर्सनल लर्निंग, कि आपको उसको अंडरस्टैंड करने के लिए कितनी एफ़र्ट करनी पड़ती है, कितनी आपको उस पर मेहनत करनी पड़ेगी।
रीडिंग कम्प्रीहेंशन स्ट्रेटजी की बात करेंगे यूजिंग सेंसरी इमेज, ठीक है, इंगेजिंग ऑल 5 सेंसेस इन विजुअलाइजेशन। वो कहता है कि अगर आप ऑल 5 सेंसेस को यूज़ करेंगे विजुअलाइजेशन में तो ये ज़्यादा इजी होगा किसी भी टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए। इंक्रीजिंग एन्जॉयमेंट एज वेल एज कम्प्रीहेंशन ऑफ टेक्स्ट। इसमें क्या होगा कि अगर आप डिफरेंट ऑडियो विजुअल एक्टिविटीज़ डाल रहे हैं या इमेजेस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इसमें तो इससे क्या होगा कि जो रीडर्स हैं उनकी एन्जॉयमेंट भी बढ़ेगी और इसके अलावा वो कम्प्रीहेंशन भी जो उनकी रेलिवेंट है टेक्स्ट से वो भी बढ़ जाएगी, ठीक है। देन सेंसरी इमेजेस इंडिकेटर में क्या आता है, रीड, व्यू एंड लिसन फॉर प्लेजर एंड फॉर पर्सनल ग्रोथ। इसमें क्या होगा कि आपने अपने स्टूडेंट को जो है वो ये कॉन्फिडेंस दिलाना है कि इफ़ यू आर रीडिंग सो यू आर रीडिंग फॉर योर एन्जॉयमेंट, ठीक है, एंड फॉर योर प्लेजर एंड फॉर योर पर्सनल ग्रोथ। जब आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से अपने रीडर्स को पढ़ाते हैं, ठीक है, तो दे विल बिकम गुड रीडर्स। क्वेश्चनिंग की बात कर लेते हैं। हमारी थर्ड जो एलिमेंट था, ठीक है, वो था क्वेश्चनिंग। मॉनिटरिंग कम्प्रीहेंशन थ्रू क्वेश्चनिंग। इसमें क्या है कि अगर आप कम्प्रीहेंशन की बात करते हैं, अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं, तो क्या करेंगे कि पुट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन एंड दे शुड बी रेलिवेंट, ठीक है। आप क्वेश्चंस पर जो है वो फोकस करें। आप ये देखें कि आपने किस तरीके के जो हैं वो क्वेश्चंस बनाने हैं। आप आंसर्स ना ढूंढें, आप क्वेश्चंस पर फोकस करें, ठीक है। आप ये करें इसका स्टार्टिंग क्या होगा, इसका एंडिंग क्या होगा, इस वर्ड का क्या मतलब है, ठीक है। इस तरह के अगर आप क्वेश्चंस बनाते हैं तो क्या होगा कि आपकी जो रीडिंग कम्प्रीहेंशन स्ट्रेटजी है, ठीक है, उससे आपका माइंड खुलता है इन क्वेश्चन से, ठीक है। आपकी थिंकिंग डेवलप होती है कि किस तरीके से जो है वो आपने चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। फोकसिंग ऑन क्वेश्चंस रादर देन आंसरिंग बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर रीडिंग, एंड क्वेश्चनिंग द टेक्स्ट एंड द ऑथर, ठीक है। आप क्वेश्चनिंग किन के बारे में करेंगे, टेक्स्ट के बारे में करेंगे और ऑथर के बारे में करेंगे। अब यहाँ पर ऑथर के बारे में क्वेश्चनिंग क्यों होनी चाहिए? ऑथर के बारे में क्वेश्चनिंग इसलिए होनी चाहिए क्योंकि जब भी कोई एक टेक्स्ट प्रोड्यूस होता है, लिखा जाता है, ठीक है, देयर इज़ सम इंटेंशन बिहाइंड दैट पर्टिकुलर टेक्स्ट, ठीक है। उस टेक्स्ट के पीछे कोई ना कोई मोटिव होता है, कोई गोल होता है ऑथर का। अगर आप ऑथर के बारे में क्वेश्चन पुट कर रहे हैं, ठीक है, आप कह रहे हैं कि किसने लिखा है, उसके पीछे क्या मतलब रीज़न था, तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आपकी जो रीडिंग कम्प्रीहेंशन स्ट्रेटजी है वो भी इम्प्रूव होगी। ओके, सो नेक्स्ट की तरफ जाते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चनिंग इंडिकेटर्स इसमें कौन कौन से हैं? डेवलप एंड डिफाइन अ रेंज ऑफ क्वेश्चंस टू फ्रेम सर्च फॉर न्यू अंडरस्टैंडिंग। इसमें आप ये हो सकता है कि एक क्वेश्चंस का फ्रेमवर्क बना के ऑलरेडी रख लें, ठीक है, और उनकी मदद से आप क्या करें कि आप कोशिश करें कि जो भी न्यू अंडरस्टैंडिंग आपके सामने आई है आप उसको क्वेश्चंस की मदद से समझने की कोशिश करें। फाइंड, इवेल्युएट एंड सेलेक्ट अप्रोप्रिएट सोर्सेज टू आंसर क्वेश्चंस, ठीक है। पहले तो हमने फोकस किया था क्वेश्चंस पर, फिर अब आप क्या करेंगे कि फाइंड, इवेल्युएट एंड सेलेक्ट अप्रोप्रिएट सोर्सेज टू आंसर क्वेश्चन। जो आपका टेक्स्ट है उसमें से आप फाइंड करेंगे, इवेल्युएट करेंगे, ठीक है, और फिर आप बताएंगे कि ये आंसर इसका अप्रोप्रिएट वन है और क्यों अप्रोप्रिएट वन है आप ये भी बताएंगे। Display initiative and engagement by posing questions and investigating the answers beyond the collection of superficial facts, ठीक है। आप क्या करेंगे कि आप क्वेश्चंस और जो उनके बारे में आंसर्स हैं उसके बारे में भी बात करेंगे कि आपने उनको जो है वो कैसे जो है वो स्टार्ट किया, ठीक है, और उसके बाद आप उनमें किस तरह से इंगेज हो गए और व्हाट वाज द होल प्रोसेस, पूरा प्रोसेस क्या रहा टू रीच द आंसर, ठीक है। इनके बारे में अगर आप बात करते हैं तो आपकी रीडिंग कम्प्रीहेंशन जो है वो थोड़ी सी इम्प्रूव होगी। नेक्स्ट वन इज़ दैट मेकिंग प्रेडिक्शंस एंड इन्फ्रेंसेस, ठीक है। इन्फर करना क्या होता है, पहले मैं इसके बारे में बता दूँ। इन्फर करना ये होता है कि आप एक जिसे हम कहते हैं कि प्रेडिक्शन करते हो, ठीक है, आपके पास ऑथेंटिक नॉलेज नहीं होता लेकिन आपको एक चीज़ पढ़ के आप कहते हो कि इसका मतलब ये हो सकता है, ठीक है, प्रेडिक्ट करते हो। तो यहाँ पर कह रहा है मेकिंग प्रेडिक्शंस बेस्ड ऑन प्लॉट। अब प्रेडिक्शन आपने कैसे करनी है, आपने पहले से पेशन गोई कैसे करनी है, अगर हम इसको सही अल्फाज में कहें तो आप क्या करोगे, बेस्ड ऑन प्लॉट, कि आपकी जो प्रेडिक्शन है वो प्लॉट पर बेस करेगी, ठीक है। मेकिंग इन्फ्रेंसेस फाउंड बिटवीन द लाइन्स डिपेंडेंट ऑन रीडर्स बैकग्राउंड नॉलेज, ठीक है। वो कहता है कि मेकिंग इन्फ्रेंसेस फाउंड बिटवीन द लाइन्स, इन्फर करें,
ठीक है, जो नॉलेज है, ठीक है, उनके बारे में आप क्या करेंगे, आप नॉलेज जो आपका है, ठीक है, वो आप नॉलेज लेंगे बिटवीन द लाइंस। आप भी कहोगे कि आपने जो है वो मतलब इन लाइंस को पढ़ के क्या मीनिंग जो है वो लिया, ठीक है, डिपेंडेंट ऑन रीडर्स बैकग्राउंड नॉलेज। और हो सकता है कि एक रीडर जो मीनिंग ले रहा है उन लाइन से वो डिफरेंट हो। क्यों डिफरेंट होगा दूसरे रीडर से? बिकॉज उसकी बैकग्राउंड नॉलेज जो है वो डिफरेंट होगी दूसरे रीडर से, ठीक है। तो प्रॉपलिंग रीडर थ्रू द टेक्स्ट एंड इंटरप्रेटिंग एंड मेकिंग मीनिंग, ठीक है। जब आप रीडिंग करते हैं लाइंस की तो उसके बाद क्या होता है कि आप जो है वो मीनिंग जो है, मीनिंग मेकिंग के बारे में थोड़ा बहुत बता सकते हैं कि इस लाइन का ये मतलब हो सकता है या इस लाइन ये हमें मतलब दे सकता है। अब हम उन इंडिकेटर्स के बारे में बात कर लेते हैं जो कि मेकिंग प्रेडिक्शन एंड इन्फ्लुएंसेस के लिए यूज़ होते हैं। रीड, व्यू एंड लिसन फॉर इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड इन एनी फॉर्मेट, for example textual, visual, media, digital, in order to make inferences and gather meaning। अब वो कहता है रीड करें, व्यू करें एंड लिसन करें ऐसी इंफॉर्मेशन, ठीक है, जो कि आप टेक्स्ट में से, विजुअल में से, ठीक है, या फिर आप डिजिटल टेक्स्ट में से ले सकते हैं। इन ऑर्डर टू मेक इन्फ्रेंसेस एंड गैदर मीनिंग, यानी कि आप ऐसी लाइंस पढ़ेंगे, ऐसे टेक्स्ट पढ़ेंगे जिसमें से आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और इसकी बेस पर जो है वो आप मीनिंग जो है वो अखज़ कर लेते हैं उसमें से। नेक्स्ट वन इज़ डिटर्मिनिंग इम्पोर्टेंस, सॉर्टिंग एंड प्रायोरिटाइजिंग। सबसे पहले आपने ये देखना है कि कौन सी लाइन जो है, ठीक है, ये कौन सा आइडिया जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आपने सबसे पहले जो है वो इसके बारे में देखना है, आइडेंटिफाइंग मेन आइडियाज़ इन सपोर्टिंग डिटेल्स एंड देन समराइजिंग एसेंशियल स्किल्स फॉर नोट मेकिंग। Just like a paragraph, when we say that in a paragraph we have first of all topic sentence, the most important information, okay, and then we have some supporting ideas and details. So same is the case with the reading, कि आपने सबसे पहले द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट यानी कि जो आपका सेंटेंस है उसके बारे में इंडिकेशन कर लेनी है कि दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटेंस ऑफ दिस पैराग्राफ, और फिर उसके बारे में आप देखेंगे कौन से आइडियाज़ या सपोर्टिंग डिटेल जो हैं वो दी गई हैं, ठीक है। और जब आप उनको देख लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं पैराग्राफ में से, ठीक है, तो फिर आप देखते हैं कि उसकी समरी कहाँ पर है पैराग्राफ में, ठीक है, यानी कि उन तमाम पॉइंट्स को समराइज़ कहाँ किया गया है। इसेंशियल स्किल्स फॉर नोट मेकिंग, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है क्योंकि अगर आप को पता चल जाए कि ये टॉपिक सेंटेंस है इस पैराग्राफ का, ये सपोर्टिंग डिटेल्स हैं और ये समरी ऑफ द पैराग्राफ है, ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ रीडिंग और वी कैन से दैट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट कैन बी डेवलप्ड एट अ हायर लेवल। So here we are going to talk about the indicator organize knowledge so it is useful। अपनी नॉलेज को ऑर्गेनाइज करना सीखें, ठीक है। जब आप अपनी नॉलेज को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, ठीक है, आप उसको एक सीक्वेंस में लेकर आते हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। स्टूडेंट मस्ट बी एबल टू डिस्टिंग्विश मेन आइडियाज़ फ्रॉम सपोर्टिंग डिटेल्स इन ऑर्डर टू मेक नोट्स एंड ऑर्गेनाइज नॉलेज। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए कि उन्हें पता हो कि ये मेन आइडिया है और ये इसकी सपोर्टिंग डिटेल्स है। बाद दफ़ा इस तरह होता है कि क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, और हमारे स्टूडेंट जो हैं वो एग्जाम्पल्स कोड कराते हैं या जो हम कहते हैं कि सपोर्टिंग डिटेल्स होती हैं वो लिखाते हैं, ठीक है, और जो उसका मेन टॉपिक सेंटेंस होता है उसके बारे में वो बात ही नहीं करते। तो जब आप रीडिंग स्ट्रेटजीज़ की बात करेंगे तो आप अपने स्टूडेंट्स को ये भी बताएंगे कि दिस इज़ द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ और द टॉपिक सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ एंड दीज आर द सपोर्टिंग डिटेल्स एंड यू आर सपोज टू राइट डाउन अबाउट द मेन आइडिया नॉट अबाउट द सपोर्टिंग डिटेल्स, ठीक है, क्योंकि सपोर्टिंग डिटेल्स का काम ही क्या है, सपोर्ट करना मेन आइडिया को। So the next we can say that strategy is monitoring and regaining comprehension. Determining when comprehension was lost, using fixed options to regain comprehension. बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि जब हम रीडिंग करने बैठते हैं तो हमारे जो पैराग्राफ्स होते हैं वो बहुत लेंथी होते हैं, ठीक है, दे डिपेंड और वी कैन से दैट दे डिपेंड ऑन द पाइल्स, कि बहुत सारे पेजेस होते हैं, ठीक है, और वी हैव टू कवर 2 to 3 पेजेस टू फिनिश वन पैराग्राफ।
इसमें क्या होता है कि जो आपकी कंप्रीहेंशन है, ठीक है, वो लॉस्ट हो जाती है, यानी कि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बंद हो जाती है। आप एक पॉइंट पर आके फंस जाते हैं, ठीक है, और जब आप आगे जाने की कोशिश करते हैं तो जो कुछ आपने पीछे से अंडरस्टूड किया था, ठीक है, आप उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। सो यूजिंग फिक्स अप ऑप्शन टू रिगेन कंप्रीहेंशन। अब यहाँ पर ज़रूरत है कि आप अपने स्टूडेंट्स को गाइड करें कि अगर आप कहीं पर स्टक हो गए हैं, ठीक है, और आप उससे आगे बढ़ नहीं पा रहे, ठीक है, तो आप क्या करें कि आप जो है वो ऐसे मेथड्स या ऐसी स्ट्रेटजीज़ यूज़ करें जो कि आपको हेल्प करें, ठीक है, हेल्प करें और इसमें आपकी कंप्रीहेंशन को बेटर बना सकें। So monitoring and regaining comprehension. Monitor gathered information and assesses for gaps and weaknesses. ठीक है कि आप जो है वो अपनी जो इंफॉर्मेशन है, जो आप गैप्स हैं और वीकनेसेस हैं, ठीक है, इनके बारे में सोचें कि आपके पास ये इंफॉर्मेशन है, ठीक है, और जो फर्दर इंफॉर्मेशन है उसमें गैप है, ठीक है, या उसमें वीकनेस है, ठीक है, इसमें ये सारी चीज़ें आपने ज़रूर सोचनी है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इट इज़ कॉल्ड सिंथेसाइजिंग, मेकिंग मीनिंग फ्रॉम मल्टीपल रिसोर्सेज। अब आपने एक स्ट्रेटजी यूज़ कर ली है, ठीक है, अब आप क्या करेंगे कि आप कोशिश करेंगे कि डिफरेंट रिसोर्सेज यूज़ करें ताकि आप जो है वो उस अंडरस्टैंडिंग को मज़ीद जो है वो एक्सप्लेन कर सकें। यूजिंग डिसीजन मेकिंग टू इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन थ्रू द सेलेक्टिंग इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ एंड कॉन्सेप्ट्स एंड डिस्कार्डिंग अदर्स। आप क्या करेंगे कि आप सबसे इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को पहले सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद जो सेकंड वन इम्पॉर्टेंट होंगे फिर आप उनके बारे में बात करेंगे। इससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ आर दिस वन एंड द सेकंड एंड द थर्ड एंड द फोर्थ लाइज हियर। थिंकिंग क्रिटिकली अबाउट इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज़, ठीक है, जो आपके पास आइडियाज़ आ गए होंगे, ठीक है, आप उनके बारे में क्रिटिकली सोचेंगे कि क्या ये सही इंफॉर्मेशन है या कहीं जो मैंने इंफॉर्मेशन यहाँ पर गैदर कर ली है, ठीक है, ये कहीं सपोर्टिंग डिटेल तो नहीं है। तो यू शुड बी क्रिटिकल। आपने सिर्फ एक बार एक चीज़ कर लिया, आपने रीडिंग कर लिया, आपने उसके बारे में लिख लिया कि दिस इज़ द मीनिंग ऑफ दैट थिंग, ठीक है, तो इसको आपने छोड़ना नहीं है, इसको आपने फिनिश नहीं करना। इसको आपने क्या करना है कि इसको आपने क्रिटिकली देखना है, ठीक है, इसको आपने ये देखना है कि क्या वाकई ही जो है वो सही मीनिंग सामने आ रहा है, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं क्या वही कहने की कोशिश की गई है या मीनिंग कुछ और है। सिंथेसाइजिंग इंडिकेटर्स में क्या है, मेक सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन गैदर्ड फ्रॉम diverse source by identifying misconceptions, main and supporting ideas, conflicting information and point of view or bias, ठीक है। वो कहता है कि मेक सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन आपके पास आ गई है, ठीक है, उसको आप क्या करें कि उसको आप डिफरेंट चंक्स में जो है वो आप डिवाइड कर दें, ठीक है। जैसे आप कहते हैं कि ये हमारे मिसकॉन्सेप्शन थे, ये मेन और सपोर्टिंग आइडियाज़ थे, ठीक है, ये कॉन्फ्लिक्टिंग इन्फॉर्मेशन थी और ये पॉइंट ऑफ व्यू या बायस थे। जब आप इनको अपनी रीडिंग को, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग को जब आप इस तरीके से आप डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है, तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स इन अ बेटर मैनर, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग ऑल्सो पुट्स एम्फेसिस ऑन दिस थिंग कि अगर आप बात करते हैं, ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग की, तो आप देख सकते हैं कि ये चीज़ ठीक है, ठीक है, ये यहाँ पर मैं बायसनेस का शिकार हो गया, यहाँ पर जो है वो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है मेरी इन्फॉर्मेशन में। सो ऑल दीज थिंग्स आर द पार्ट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द लास्ट थिंग, दैट ऑल रीडिंग कम्प्रीहेंशन स्ट्रेटजीज इंडिकेटर्स, ठीक है, तमाम की तमाम रीडिंग कम्प्रीहेंशन स्ट्रेटजीज़ के जो मेन पॉइंट हैं, ठीक है, तो वो क्या है कि रीड, व्यू एंड लिसन फॉर इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड इन एनी फॉर्मेट इन ऑर्डर टू मेक इन्फ्रेंसेस एंड गैदर मीनिंग, ठीक है। जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि रीड करें, व्यू करें और लिसन करें उस इंफॉर्मेशन के बारे में जो कि वाकई में प्रेजेंट की गई है इन द टेक्स्ट, ठीक है, और उसको आप कैसे करेंगे, उसको आप इन्फर करेंगे या उसके बारे में जो है इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे। यूज़ स्ट्रेटजीज टू ड्रॉ कंक्लूजन्स फ्रॉम इंफॉर्मेशन एंड अप्लाई नॉलेज टू करिकुलर एरियाज, रियल वर्ल्ड सिचुएशन एंड फर्दर इन्वेस्टिगेशंस। अब जो आपके पास नॉलेज आ गया, ठीक है, अब आपने उसको क्या करना है कि उसकी बेस पर जो है वो आपने कंक्लूजन्स लेने, ठीक है, आपने उसको इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रियल वर्ल्ड देखना है, ठीक है, यहाँ पर आपने स्टॉप नहीं करना, आपने इसको फर्दर भी देखना है।
उसके बाद अगर हम देखें, ठीक है, तो हम कहते हैं कि यूज़ स्ट्रेटजीज टू ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम इंफॉर्मेशन एंड अप्लाई नॉलेज टू करिकुलर एरियाज, रियल वर्ल्ड सिचुएशन एंड फर्दर इन्वेस्टिगेशंस, देन रीड वाइडली एंड फ्लुएंटली टू मेक कनेक्शंस विद वंस एंड ओन सेल्फ एंड वर्ल्ड एंड प्रीवियस रीडिंग। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लिंक करें, ठीक है, अपने आप को वर्ल्ड को और प्रीवियस रीडिंग के साथ, एंड रिस्पॉन्ड टू लिटरेचर एंड क्रिएटिव एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज़ इन वेरियस फॉर्मेट्स एंड जॉनरास। और जो डिफरेंट जॉनरास में, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में जो है वो मतलब डिफरेंट आइडियाज़ होते हैं, उनके बारे में आप फाइंड आउट करें और उनके बारे में भी बात करें। I hope so that you have understood some comprehension strategies, and while reading you will apply those reading strategies. आप visual भी ले सकते हैं, ठीक है, आप questioning भी ले सकते हैं, ठीक है, you will take help from them. Okay, and Allah Hafiz.